नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि आलम साहब की उम्र होती तो जिंदगी भर वो लड़ते रहते, मैं उनके साथ रहता। अब उम्र हो गई, आराम करें। मैं अपील करूंगा उनसे माजरत के साथ, इज्जत के साथ, कि अब उम्र हो गई या काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आराम करना चाहिए। आगे भाई वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनको कोई रोक थोड़ी पाएगा। टिकट अखिलेश जी को देना है, उनको देंगे तो वो लड़ेंगे, दूसरे को देंगे दूसरा लड़ेगा। और आज की डेट में अखिलेश से बढ़िया कोई लीडर है नहीं। पूर्वांचल के लोग उनकी तरफ रुझान अपना किए हैं और अखिलेश यादव जी उनके अंदर और आके जोश भरने का काम कर रहे हैं और ये जोश एक दिन सरकार बनाने का काम करेगा। नमस्कार, आदाब। बदलेगा भारत पर आप यूपी की बात देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 होने हैं। इसके लिए तमाम पार्टियां, क्योंकि वक्त की काफ़ी कमी हो गई है, वक्त ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए तमाम पार्टियां जोर शोर से अपने अभियान में लगी हैं। ऐसे में हम कुछ मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता इसरार अहमद के पास आए हैं। कुछ मुद्दों पर उनकी राय लेने आए हैं ताकि हमें भी समझने का मौका मिले कि उत्तर प्रदेश में खास करके जो पूर्वांचल को लेकर के सियासत हो रही है, सभी पार्टियों के नेता आखिर पूर्वांचल पे जो फोकस कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, इन सारे मुद्दों पे आपसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसिम भाई। लगातार पूर्वांचल पे सभी पार्टी के नेताओं की निगाह बनी हुई है। अखिलेश यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में आ रहे हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? बार बार पूर्वांचल में आने का जो बड़े बड़े नेताओं का सिलसिला है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक देहाती कहावत है कि खेती जब अच्छी होती है तो उसको देखने का मन करता है। पूर्वांचल सदियों से रहा है समाजवादी विचारधारा का और समाजवादी के पक्ष में रहा है, चाहे वो किसी जो सेकुलर किसी दल के लोग रहे हों, जो सेकुलर रहे हैं उनको पूर्वांचल पसंद किया है। और आज के डेट में अखिलेश से बढ़िया कोई लीडर है नहीं। पूर्वांचल के लोग उनकी तरफ रुझान अपना किए हैं और अखिलेश यादव जी उनके अंदर और आके जोश भरने का काम कर रहे हैं और ये जोश एक दिन सरकार बनाने का काम करेगा। आपने सीधा कहा कि अखिलेश से बढ़िया नेता नहीं है, प्रियंका गांधी हैं और तमाम नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कहे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। आप एक सिरे से रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं रिजेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि किसी को देखना है, किसी को देखा जा चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल काम करके बता दिया है कि काम कैसे होता है। प्रियंका गांधी हो, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, बहुजन के हो, जो लोग भी है सब लोग लीडर हैं। सब लोग अपना प्रयास जारी रखे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अलग क्वालिटियां होती हैं। और प्रियंका गांधी जी उस परिवार से बिलोंग करती हैं जो 50-60 साल लोग राजनीति किए हैं, देश पे राज भी किए हैं। और उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी रही है कि फिर इन लोगों को यहाँ से लोगों ने नकारा, तो सेकुलर सोच के लोगों को लाया। फिर बीच में लोगों ने, जानते हैं, हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान करके नारा करके सत्ता में आए हैं, लेकिन अब यहाँ की जनता उस चीज़ पे अमल नहीं करेगी। उसको नकारते हुए फिर सेकुलर लोगों को पसंद करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। इसरार भाई, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तमाम दावे ऐसे हो रहे हैं, सर्वे वगैरह में दिखाया जा रहा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बैक करेगी, तो ऐसे में कितना मानते हैं चांसेस कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी? अब मैं तो नहीं जानता कि भाई कौन क्या कह रहा है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का बयान सुन के कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की 13 तारीख को शिलान्यास होगा। माननीय अमित शाह जी आएंगे और ये आजमगढ़ जो है अबू सलेम के नाम से जाना जाता था। शायद उनको यहाँ का इतिहास नहीं मालूम कि ये पंडित आर्योत जी की ये धरती है, पंडित राहुल सनसाइन जी की ये धरती है, शिबली नोमानी साहब की ये धरती है, यहाँ पर ये कैफी आजमी साहब की धरती है। यहाँ पर तमाम विद्वान लोग गुजरे, उनको शायद याद नहीं है या इतिहास नहीं पढ़ रहे होंगे, तब इस तरीके से अबू सलेम का नाम उन्होंने लिया। अबू सलेम बोले माने आजमगढ़ में क्या है? कुछ नहीं है। अबू सलेम जो होंगे। उन्होंने एक चीज़ ये कहा था कि जैसे पहले आजमगढ़ के लोगों को किराए पे मकान वगैरह देने के लिए मना कर दिया जाता था, परिस्थितियां उस वक्त की ऐसी थी। उसके सापेक्ष उन्होंने कहा कि अब स्थिति बेहतर है, अब आजमगढ़ के लोगों का सम्मान हो रहा है। तो अबू सलेम के नाम पर थोड़ी ना कि मकान नहीं मिल रहा था। राजनीतिक त्रुटिकरण ऐसा हुआ था कि लोगों ने आजमगढ़ को बदनाम कर रखा था। तो वह आजमगढ़ की सभ्यता नहीं खत्म हो सकती, चाहे कुछ भी कुतरों को बदनाम करने की कोशिश करे। आजमगढ़ वो धरती है कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होता, यहाँ भाईचारा है, यहाँ लोग
तमाम कोशिश किए फैलाने की कई बार, लेकिन यहाँ का हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिला के, गले से गले मिला के चलने की कोशिश करता है और करता रहेगा। यहाँ किसी की दाल नहीं गलने वाली है कि यहाँ हम नफरत की बीज बो के यहाँ पर हम कुछ दंगा करा लें। आजमगढ़ में अभी कल योगी आदित्यनाथ जी आए थे। 13 तारीख को देश के गृह मंत्री, बड़े नेता हैं, अमित शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि सपा के गढ़ में भाजपा ने इस बार मजबूत तैयारी कर रखी है कि इस बार सेंधमारी होगी? विश्वविद्यालय से सेंधमारी नहीं होती। विश्वविद्यालय तो 19 में शुरू हुआ था। लोकसभा के चुनाव का सपना था, दूर दराज जाते बता रहा हूँ ना, वो लोकसभा का चुनाव जब 19 में आया था तो शुरू हुआ था। अब 22 आ गया है, 22 का चुनाव आ गया है तो शिलान्यास होने जा रहा है। अब मालिक करे कि बन जाए तो बेहतर है, खाली लालीपाप ना हो। मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाले, पास हो गया तो बनना ही बनना है। अरे पास होकर तो यहाँ पर पशु मेडिकल कॉलेज भी पास हुआ तो उठा के गोरखपुर चला गया था। तो कब कहाँ चला जाए इसका कोई भरोसा थोड़ी ना है। आ रहा है तो मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। मेरे नौजवानों का भविष्य बनेगा, मेरे आजमगढ़ के नौजवानों का भविष्य बनेगा। दूर दूर के लड़के यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे। लेकिन वो लोग अपनी करनी कथनी से हट जाते हैं ना, अपनी करनी कथनी पर अमल करेंगे तो मेरे लिए दिली मेरी खुशी है कि वो अमल में आवे और यहाँ बने। चलिए, चुनावी समय में एक और फैसला हुआ है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं, इससे फ़ायदा होना स्वागत है उनका। और हम चाहेंगे कि वो घटा दें, क्योंकि 10 रुपया घटाए हैं डीजल में, 5 रुपया पेट्रोल में घटाए हैं, तो 70 पैसा 50 पैसा करके बढ़ाते बढ़ाते फिर 10 रुपया घटा देंगे। और फिर अगर ना बढ़ावें तो अच्छी बात है, स्वागत है उनका। कोई भरोसा तो नहीं है कि कब बढ़ जाए। और कहाँ था जब जिस बुनियाद पे ये लोग सरकार में आए थे, 65 रुपया 80-85 रुपया सरकार में आए चिल्ला रहे थे, आज कहाँ डीजल गया। आज सरसों का तेल 100 रुपया की जगह 250 रुपया मिल रहा है। आज फीस कहाँ से कहाँ चली गई। आज यूरिया का दाम कहाँ से कहाँ चला गया। बोरी में से चोरी हो जा रही है, 5 किलो डाई यूरिया कम हो गई। किस चीज़ की ये करेंगे। सीमेंट 200 रुपया थी, आज 415 रुपया हो गई। सरिया 4000 थी, आज कहाँ चली गई। स्टील के दाम कहाँ चले गए। आप खाने पीने खाने को जो हमारे जो सामान है, आज आम जनमानस जो है वो जाता 20 रुपया का, कहता कि हमको यह मसाला बांध दो। अगर उसको किलो में लिया जाए तो पता लगेगा कि कितना महंगा हो गया। सब्जी हर एक व्यक्ति 15 से 20 हज़ार रुपया सालाना फादिल दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। अब फादिल दे रहा है भाई, महंगाई है। तो जब डीजल पेट्रोल महंगा रहेगा तो वो भी ढो के आ रही है, तो भाड़ा है, किराया बढ़ेगा। तो इन लोगों को काम करना है स्वास्थ्य पे, इनको काम करना है सड़क पे, इनको काम करना है महंगाई पे, इनको काम करना है शिक्षा पे। इससे दूर हैं ये लोग, इससे कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी खाली यहाँ भी दो बार कोविड की बुरी लहर भी आई, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। कोविड की लहर आई तो कहाँ थी ये तो भगवान भरोसे छोड़ दिए थे। पैदल लोग चल के आए, आपने नहीं देखा। दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, और लॉकडाउन की वजह से लोग पैदल चल के आए। सभी सरकारें क्या कर रही थी आखिरकार, वो प्राइवेट ट्रक से और डीसीएम से पैसा दे के आ रहे थे। बस इनकी क्या थी, बस चला देते, ट्रेन चला देते कि 4 दिन 5 दिन मैं ट्रेन चला रहा हूँ, लोग अपनी अपनी जगह जहाँ जाना हो चले जाते। ये सोच नहीं थी। बहरहाल ऊपर वाले ने डाला, ऊपर वाले ख़त्म किए, इसमें किसी का योगदान नहीं है। और समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज ने इसमें कदम कदम पे लोगों की मदद करने का काम किया। इसमें जात नहीं देखा, इसमें दल नहीं देखा कि किस दल का मैं हूँ, किस दल का ये है। यहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत के लोगों के तहत पहुँचाने का जो काम किया, मैं उन लोगों का धन्यवाद दूंगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं निज़ामाबाद विधानसभा की, जहाँ से आपने दमदारी से अपनी दावेदारी पेश की है। कैसी चल रही है तैयारी? देखिए, दावेदारी तो मैंने पेश नहीं किया यहाँ से, मैं तो पेश किया हूँ दीदारगंज से, क्योंकि जगह जगह हमने होर्डिंग पोस्टर देखे। वो जो सरकार, जो पार्टी का फरमान था, पार्टी का फरमान ये था कि जहाँ विधायक नहीं है वहीं आप दावेदारी कर सकते हैं। तो हमारे पड़ोस की सीट है दीदारगंज, वो मैं वहाँ पे दावेदारी किया। और विधायक जी का मेरा बहुत घनिष्ठता है, संग साथ रहा और हम लोग एक साथ चले भी हैं। और मैं विधायक जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। विधायक जी बार बार मुझसे कहे कि नहीं लड़ना है। अब उनकी मर्जी, लड़ें या न लड़ें उनके ऊपर निर्भर करता है। टिकट देना अखिलेश जी का काम है। अगर अखिलेश जी टिकट मुझको देते हैं तो मैं लड़ूंगा, और टिकट उनको देते हैं तो उनको लड़ेंगे। टिकट देना
अखिलेश जी का काम है। वोट देना जनता का काम है। वोट जब टिकट पाने के बाद वोट किसको दे के जनता बनाएगी कि नहीं बनाएगी, या जनता से आप जनता के बीच में जाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि आलम बद्री साहब एक मतलब ईमानदार विधायक हैं, और अब जैसे उनकी उम्र को देख के लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है शायद इस बार वो चुनाव ना लड़ें। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि आलम साहब की उम्र होती तो जिंदगी भर वो लड़ते रहते, मैं उनके साथ रहता। अब उम्र हो गई, आराम करें। मैं अपील करूंगा उनसे माजरत के साथ, इज्जत के साथ, कि अब उम्र हो गई या काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आराम करना चाहिए। आगे भाई वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनको कोई रोक थोड़ी पाएगा। टिकट अखिलेश जी को देना है, उनको देंगे तो वो लड़ेंगे, दूसरे को देंगे दूसरा लड़ेगा, लेकिन टिकट दे सकते हैं अखिलेश यादव जी। चलिए मान लीजिए आलम बद्री साहब का हाथ आपके सर पर आ गया, कितना आशान्वित हैं निजामाबाद विधानसभा को लेकर के, जनता का समर्थन को लेकर के? देखिए, मैं अपने कर्मों पे, अपने मेहनत पे, अपने संघर्ष पे, अपनी सेवा पे इतना मुतमईन हूँ कि मैं इतना दावा करता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना आशीर्वाद देकर टिकट मुझे दिया तो मैं 10 सीट में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले में से व्यक्ति रहूँगा। 10 विधानसभा में? जी, 10 विधानसभा में से सबसे ज़्यादा निजामाबाद से जीतने वाले में से मैं रहूँगा। बस अब टिकट की बात है, टिकट अखिलेश जी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, अब उनके ऊपर निर्भर करता है।